हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। किसके साथ? मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है ना फ्रेंड? और आज हम बात करेंगे फ्रेंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या यूं बोल सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लास्ट क्लास होगी फ्रेंड। आज इस क्लास में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सारे जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में बात की जाएगी। एक क्लास में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है? अपने दोस्तों को भेजो। ठीक है? आज इस क्लास में हमारा हो जाएगा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, शायद मैं सोच रहा हूं कि मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट कर दूं। फिर भी आप कमेंट करके बताओ फ्रेंड क्या स्टार्ट करें। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे फ्रेंड, जब मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं उनके बारे में चर्चा की थी फर्स्ट क्लास में, इसकी फर्स्ट क्लास में। फिर भी आज मैं मोटा मोटा बता दूं आपको। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम, ये है टेस्टिस। ठीक है फ्रेंड? तो यहां पे थोड़ा सा आपका एक ओवरऑल व्यू बन जाएगा कि हाँ ये चीजें होती। फिर डिटेल में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलके क्या बना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड, यूं बोलो कि मेन तो वैसे टेस्टिज है, बट स्क्रोटम। सबसे पहले मैं यहां लिखूं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है फ्रेंड? स्क्रोटम, ये जो दिखाई दे रहा है थैले जैसा पाउच, एक थैला होता है जो नीचे हमारे जो जिसके अंदर क्या रहते हैं? टेस्टिज रहते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं फ्रेंड? टेस्टिज रहते हैं। क्या रहते हैं फ्रेंड? टेस्टिज। तो स्क्रोटम पढ़ेंगे, टेस्टिज पढ़ेंगे। टेस्टिज में क्या, किसका निर्माण होता है फ्रेंड? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहां पे होता है? इन्हीं टेस्टिज में होता है। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे हम एपिडिडाइमिस। यहां पे क्या होता है? स्पर्म का मैच्योरेशन होता है फ्रेंड। स्पर्म का यहां पे क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। और यहां पे स्टोर होते हैं स्पर्म। क्या होते हैं? स्पर्म स्टोर होते हैं। एपिडाइडिमिस की बात, एपिडाइडिमिस से यहां से फ्रेंड, यहां से क्या निकलती है फ्रेंड? ये जो डक्ट निकली इसको बोलेंगे डिफरेंट डक्ट। क्या बोलेंगे? डिफरेंट डक्ट। ये क्या लेके जाती है? स्पर्म लेके जाती है। इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। वास डिफरेंस, इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। ये क्या लेके जाती है? स्पर्म लेके जाती है। ये डक्ट फिर आगे जाके कहां मिलती है फ्रेंड? ये डक्ट यहां से निकली, ये डक्ट गई ब्लैडर के पीछे से निकल के ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिल जाती है। सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिलने के बाद ये बन जाती है फ्रेंड इजेकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट बन जाती है? इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के, या प्रोस्टेट ग्लैंड, इस यहां से यूरेथ्रा निकला और यहां से इजेकुलेटरी डक्ट। तो इजेकुलेटरी डक्ट किससे जुड़ जाती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से जुड़ जाती है ये इजेकुलेटरी डक्ट। और क्या बन जाती है? यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा में ब्लड भी, सॉरी, यूरिन भी जाता है और सीमन भी जाता है। ठीक है ना? दोनों मेल यूरेथ्रा की बात करें तो दोनों का वो पासेज है, दोनों का पैसेज वे है, यूरिन का भी और सीमन का भी। उसके बाद हम यहां बात करेंगे फ्रेंड पेनिस की। यूरेथ्रा की मैंने बात कर ली फ्रेंड पहले, यूरेथ्रा मैंने यूरिनरी सिस्टम में बात कर ली थी। तो यहां पे ये पूरी चीजें की बात करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले बात करें स्क्रोटम पढ़ेंगे। यहां पे स्क्रोटम, स्क्रोटम की बात करें तो इसके अंदर टेस्टिज रहते हैं। टेस्टिज के अंदर स्पर्म बनते हैं। फिर स्पर्म का जो निर्माण होता है, स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है और स्टोर भी यहीं पे एपिडिडाइमिस में होता है। यहां से फिर एक डक्ट निकलती है जिसको डिफरेंट डक्ट बोलते हैं या वास डिफरेंस भी बोलते हैं। ये डक्ट आगे से माइनल वेसिकल की डक्ट से मिलती है और क्या बना लेती है? इजेकुलेटर डक्ट बनाती है। यहां भी सेमाइनल फ्लूइड इसमें डाला जाता है। फिर तब क्या बनता है? अभी तक तो यहां पे स्पर्म था, अब क्या बन गया? यहां पे सेमाइनल वेसिकल जैसे डाला तो सीमन बन गया। ठीक है? आगे फिर चलते हैं इजेकुलेट डक्ट,
प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से मिल जाती है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से मिलने के बाद यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बात करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड की भी यहां बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बात करेंगे। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से भी क्या होगा फ्रेंड? प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकाला जाएगा, जो इस सीमन में डाला जाएगा। यानी सीमन का 30% पार्ट बनाता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। फिर आगे हम बात करेंगे पेनिस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, फिर डिफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। इन सारी चीजों की बात इस क्लास में करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इन सारी चीजों की, ये पूरा क्या है फ्रेंड? पूरा मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, या पूरा मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम एक एक करके एक एक की डिटेल में बात करते हैं। एक एक की क्या करेंगे फ्रेंड? एक एक की डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड स्क्रोटम की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रोटम की। फ्रेंड लास्ट तक देखोगे ना तभी समझ में आएगा। अगर बीच में क्लास छोड़ के भग गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मजेदार क्लास है आज की, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है ना फ्रेंड? तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड स्क्रोटम। क्या है स्क्रोटम? स्क्रोटम जिसके अंदर हमारे टेस्टीज रहते हैं। ठीक है, स्क्रोटम जो नीचे थैले जैसे, जो जिसके अंदर टेस्टीज है, थैले जैसे आकार के, या बोल दो पाउच बोल दो इनको। क्या बोल सकते हो? पाउच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो फ्रेंड? पाउच बोलते। स्क्रोटम से पहले एक मैं बात बता दूं फ्रेंड आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है। अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, वहां पे क्या होता है? ओवेरी से ओवम निकलता है, फिर उस ओवम को फर्टिलाइज कौन करता है? स्पर्म करता है। स्पर्म कहां से आया? तो यहां पे हम अगर इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो दो मोटे मोटे फंक्शन है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या काम करेगा। फंक्शन की यहां बात कर लूं, स्क्रोटम थोड़ी देर बाद में बात करता हूं। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की, तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन। किसका? स्पर्म का प्रोडक्शन। एक तो प्रोडक्शन कर रहा है कहां पे? टेस्टीज में प्रोडक्शन हो रहा है। मैच्यूरेशन किसका? टेस्टीज का मैच्यूरेशन। एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म को स्पर्मेटाजोवा भी बोलते हैं, स्पर्मेटाजोवा। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो गया? प्रोडक्शन भी कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैच्यूरेशन कौन कर रहा है? एपिडिडाइमिस। स्टोरेज भी कौन कर रहा है? एपिडिडाइमिस। किसका? स्पर्म का। प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है फ्रेंड? और क्या काम कर रहा है? इस स्पर्म को कहां डाल रहा है फ्रेंड? सीमन में। सीमन यहां से बनेगा सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करती है। यहां से तो सिर्फ स्पर्म ही आ रहा है यहां तक, सेमाइनल वेसिकल तक। फिर यहां पे ये फ्लूइड, जो सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड डालेंगे, उसकी वजह से सीमन बनता है। तो स्पर्म को सीमन में डाला जाता है। इसका काम कौन करता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्पर्म सीमन में डाला, और फिर सीमन और स्पर्म दोनों कहां जाएंगे? दोनों जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट, यानी कि वेजाइना में डिलीवर करेंगे। इस वेजाइना में डिलीवर करेंगे, तब जाके तो आगे फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का महत्व है, नहीं तो क्या महत्व है? वो अंडा निकलता रहे जहां तक ये नहीं जाएगा स्पर्म, निकले जाए कितने भी अंडे, कुछ नहीं होने वाला। बाल भी बांका नहीं हो सकता जहां तक ये स्पर्म नहीं जाएगा। ठीक है ना? स्पर्म जाएगा जब जाके उसको फर्टिलाइज करेगा ओम को, फिर एम्ब्रियो बनेगा, डेवलपमेंट होगा, बच्चा बनेगा। ठीक है फ्रेंड? तो ये काम है स्पर्म का। प्रोडक्शन, मैच्यूरेशन और स्टोरेज करता है। स्पर्म को सीमन में डालता है, और इन दोनों को कहां डालते हैं? वेजाइना में। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन फंक्शन है दो। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, यानी कि स्क्रोटम पे। फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, या फर्स्ट ऑर्गन की बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो हम बात करेंगे स्क्रोटम। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? स्क्रोटम। ये जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा का पूरा, ये क्या है? स्क्रोटम। इसके अंदर क्या है?
इस स्क्रोटम के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, इस स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टीज है। स्क्रोटम की बात करें हम, स्क्रोटम की हम बात करें तो इसके अंदर क्या रहते हैं, टेस्टीज रहते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं, टेस्टीज रहते हैं। ये एक पिगमेंटेड स्किन का पाउच है, थैला है, एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर है। और एकदम आप देखो टेस्टीज के चारों तरफ जो पाउच बना हो एकदम डार्क कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का, पिगमेंटेड स्किन से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, पिगमेंटेड स्किन से बना होता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू, एक तो क्या होती है चारों तरफ, पिगमेंटेड स्किन, पिगमेंटेड पिगमेंटेड स्किन, और फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें स्मूथ मसल भी पाई जाती है, स्मूथ मसल्स भी पाई जाती है। तीन चीजें पाई जाती है। आउटर कवरिंग पिगमेंटेड स्किन की होगी, फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू, जहां भी कनेक्टिव टिश्यू आएगा फ्रेंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्मूथ मसल भी इसमें पाई जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करता है। आगे बात करूंगा इसकी, मैं बात करूं तो दो पार्ट में दिया, ये एक बनाया है मैंने, ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये स्क्रोटम है फ्रेंड, यहां लिख दूं मैं स्क्रोटम, स्क्रोटम, इसको भी लिख दूं मैं स्क्रोटम। ठीक है फ्रेंड, दो टेस्टिज कितने होते हैं फ्रेंड, दो टेस्टिज होते हैं, तो दो भागों में डिवाइड होता है। और इसके अंदर क्या क्या होंगे, देखो इसके अंदर क्या क्या होंगे, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है। और प्रत्येक स्क्रोटम के अंदर क्या क्या होंगे, एक तो टेस्टिज होगा अपना, एक तो हमारा क्या होगा, एक टेस्टिज होगा, एक होगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ये वाला, ये एपिडिडाइमिस, अभी बात करेंगे आगे समझ में आ जाएगा। एक होगी, यहां से एपिडिडाइमिस से क्या निकल रही है, वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट, डिफरेंट डक्ट, एक डिफरेंट डक्ट। और ये क्या है फ्रेंड, ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोला जाता है स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड से ही क्या होता है, स्क्रोटम लटका हुआ होता है। स्पर्मेटिक कोड से ऊपर अपर जो स्क्रोटम का अपर पार्ट है वो स्पर्मेटिक कोड से जुड़ा होता है। यह स्पर्मेटिक कोड ही स्क्रोटम को लटकाती नीचे और उसके अंदर टेस्टिज रहते हैं। तो स्पर्मेटिक कोड का जो टेस्टिज के पार्ट, लोअर पार्ट बोल दो, या टेस्टिज में जो पार्ट आ रहा है जिससे टेस्टिज लटके हुए या स्क्रोटम लटका हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर पोर्शन या पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड, टेस्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो गई, स्क्रोटम के अंदर एक टेस्टिज हो गया, ई लिख दो या आई लिख दो, एक एपिडिडाइमिस हो गया, एक डिफरेंट डक्ट हो गई। यहां पे मैं नाम लिख दूंगा सबके, कि जब पढ़ाता जाऊं उस हिसाब से लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये होगी फ्रेंड, ये जो दिखाई दे रही है आपको रेड कलर की, इसको लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं तो समझ में, ये रेड कलर की निकली, इसको बोलेंगे डिफरेंट डक्ट, डिफरेंट डक्ट। यहां भी डिफरेंट डक्ट कौन सी हो गई, ये वाली डिफरेंट डक्ट, ये भी क्या है, डिफरेंट डक्ट हो गई। ठीक है, ये हो गई डिफरेंट डक्ट। ठीक है, और एपिडिडाइमिस ये वाला हो गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण बोलते हैं शायद हिंदी में इसको ना, अधिवर्षण। ठीक है, यहां पे हो गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक है, और क्या, टेस्टिज ये हो गया। ठीक है, ये टेस्टिज है, ये क्या है, एपिडिडाइमिस। डिफरेंट डक्ट होगी, टेस्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड, ये वाला पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम, ये देखो चारों तरफ से स्क्रोटम के, ये स्क्रोटम है पूरा इसके अंदर स्थित है, सारे इसके अंदर है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलेंगे टेस्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। किसका, स्पर्मेटिक कोड। अब यहां देखो जो स्क्रोटम है, ये पूरा स्क्रोटम कहां पे है, ये पेनिस के जस्ट पीछे, ये पेनिस है। पेनिस आप वैसे भी देखो, पेनिस के जस्ट पीछे रहते हैं ना स्क्रोटम।
ठीक है, उसके अंदर क्या रहते हैं, टेस्टिज रहते हैं। पेनिस के जस्ट तो पीछे है, बिहाइंड दी पेनिस, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड, यहां पे ये सिंपाइसिस प्यूबिक, ये प्यूबिक सिंपाइसिस, जहां पे बोन आगे जाके मिलती है, प्यूबिक सिंपाइसिस वाला पोर्शन है ये। इसके जस्ट नीचे बिलो दी प्यूबिक सिम्फाइसिस और इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई का जो अपर पार्ट है फ्रेंड, हमारी थाई है, इसका जो अपर पार्ट है उसके जस्ट सामने होता है ये क्या, स्क्रोटम। तो पेनिस के तो पीछे हो गया, ये पेनिस इसके पीछे हो गया, बिलो द प्यूबिक सिंपाइसिस, ये प्यूबिक सिंपाइसिस के नीचे हो गया, इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई। देखो आप अंदाजा लगा के देखो, थाई के इन फ्रंट में होता है, थाई के जो अपर पार्ट होता है उसके जस्ट सामने होता है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गई स्क्रोटम। स्क्रोटम की होगी बात, पिगमेंटेड स्किन से कवर होता है, ये फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, स्मूथ मसल इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसके अंदर स्थित होती है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, टेस्टिज, तो टेस्टिज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है फ्रेंड, टेस्टिज की बात करें। अब हम बात करें टेस्टिज, मेन इंपॉर्टेंट टेस्टिज पर। जहां तक ये चीज देखो, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये सारे ऑर्गन, पर ऐसा सोचो कि मैं टेस्टिज पढ़ लूं तो स्क्रोटम का ही पता होना चाहिए ना कि कहां स्क्रोटम में क्या क्या चीजें होती है। तो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जिस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन इंटरकनेक्टेड थे, इसी प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी ऑर्गन इंटरकनेक्टेड है। तो सभी को पढ़ना जरूरी है और इस क्लास में कंप्लीट समझ में आ जाएगा फ्रेंड, आप कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड टेस्टिज। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, टेस्टिज। अब हम बात करते हैं टेस्टिज। टेस्टिज की मैं बात करूं तो आपको पता है फ्रेंड, दो टेस्टिज होते हैं, अलग अलग हमारे इस थैले में रहते हैं बंद। कौन से थैले में, स्क्रोटम में, ठीक है। दो टेस्टिज होते हैं। टेस्टिज क्या है वैसे तो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये। क्या है मेरे दोस्तों, ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करेगी, किसका प्रोडक्शन करेगी, स्पर्म का, स्पर्म बनाएगी ये। कौन, टेस्टिज। ये किसके इक्विवेलेंट हैं, ओवेरी के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवेरी के इक्विवेलेंट है। जिस प्रकार पेनिस किसके इक्विवेलेंट है, क्लाइटोरिस के। क्यों, क्योंकि पेनिस में सेंसरी इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लाइटोरिस में भी क्या पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू एंड सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। उसी प्रकार यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये, ये हमारा टेस्टिज। ये किसके इक्विवेलेंट है, ओवेरी के। ओवेरी क्या करती है, ओवम का सिक्रेशन करती है, और टेस्टिज क्या करता है, स्पर्म का सिक्रेशन करता है या स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, या ये क्या करती है, ओवेरी ओवम का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। यहां हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबा ज्यादा है ये, टेस्टिज लंबा है, 4.5 सेंटीमीटर तो लंबा है ये। देखो लंबाई में दिख रहा है आपको, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा है, इसकी विड्थ है, और 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी थिकनेस है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रख लेना। 4.5 के आसपास, 4.5 सेमी के आसपास ये लंबा है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, और 3 सेंटीमीटर इसकी दीवार है, इसकी दीवार थिकनेस है, इसकी वॉल थिकनेस। इसकी जो दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार, ये क्या है, वॉल थिकनेस है। अब यहां पे हम बात करें, जो इसकी वॉल है टेस्टिज के चारों तरफ, जो दीवार है मेरे दोस्तों, वो किसकी बनी होती है। ये तो पता चल गया ना फ्रेंड आपको कि हमारा जो टेस्टिज है वो कहां रहते हैं, स्क्रोटम में रहते हैं। और स्क्रोटम किससे लटका हुआ होता है, स्पर्मेटिक कोड। यहां लिख दूं ना, ये स्पर्मेटिक कोड है, ये पूरी क्या है, स्पर्मेटिक कोड। इस स्पर्मेटिक कोड से जुड़ा होता है स्क्रोटम पूरा। ये पूरा ये पूरी इसको भी ले लो, ठीक है ना, ये पूरी स्पर्मेटिक कोड है ये, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ होता है। और टेस्टिस किसके अंदर रहता है, हमारे स्क्रोटम के अंदर।
यहां टेस्टिज की मैं बात करूं तो 3 लेयर पाई जाती है फ्रेंड। आउटर लेयर की मैं बात करूं, आउटर लेयर की मैं बात करूं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका, आउटर लेयर की मैं बात करूं ट्यूनिका वेजाइनेलिस, कौन सी हो गई? ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये वाली, ये है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं फ्रेंड, दूसरी लेयर की मैं बात करूं, ये वाली फर्स्ट लेयर जो ब्लैक कलर से दिख रही है ना, पूरी आउटर लेयर, ये पूरा टेस्टिज इसके अंदर है, टेस्टिज इस ट्यूनिका वेजाइनेलिस के अंदर है। दूसरी की बात करूं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। थर्ड में बात करूं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो अंदर दिखाई दे रही, इसके अंदर ट्यूनिका वेजाइनेलिस के अंदर ये वाली जो लेयर है, ये पूरा, ये पूरा, ये वाली है फ्रेंड ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ये जो बने हुए हैं फ्रेंड लोब्यूल्स बोलते हैं इनको, ये लोब्यूल्स बने हुए हैं, ये लोब्यूल्स, इनके जो ये बाहरी लेयर, ये वाली लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, दिखाई दे रहा है आपको? ट्यूनिका वेस्कुलोसा नीचे तक दिखाई दे रहा है फ्रेंडो, ठीक है। ये हो गई ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा मतलब यहां पे ब्लड सप्लाई या यूं बोल सकते हो कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें, एक एक की डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। आउटर कवरिंग है ये टेस्टिस की, क्या है फ्रेंड? आउटर कवरिंग है और डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये डबल मेम्ब्रेन, देखो एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन, यानी डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये क्या है फ्रेंड? ये जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, ये जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम है, एब्डोमिनल पेरिटोनियम एंड पेल्विक पेरिटोनियम, उसकी क्या है? उसकी डाउन ग्रोथ है। उसकी क्या है मेरे दोस्तों? डाउन ग्रोथ है। डाउन ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, ये एब्डोमिनल पेरिटोनियम और पेल्विक पेरिटोनियम, समझ रहे हो ना? एब्डोमिनल पेरिटोनियम के जो चारों तरफ से कवर करती है ऑर्गन्स को, उसकी लेयर का बना होता है। कौन? ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस, एब्डोमिनल और पेल्विक पेरिटोनियम। कहां से आई है? क्या होता है फ्रेंड, जब अर्ली फीटल लाइफ होती मेल की, मेल चाइल्ड की, जब मेल चाइल्ड बनने लगता है, या एम्ब्रियो की बात करें या फीटल लाइफ की बात करें उसकी, तो अर्ली स्टेज में या अर्ली एज में क्या होता है, जो टेस्टीज का निर्माण होता है फ्रेंड, टेस्टीज का जो निर्माण होता है ना फ्रेंड, टेस्टीज का जो निर्माण होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी में। कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। वो भी कहां पे? लंबार रीजन पे। कहां पे? लंबार रीजन पे, बिलो दी किडनी। लंबार रीजन पे टेस्टीज का निर्माण होता है, लेकिन टेस्टीज तो हमारे बाहर लटके पड़े हैं, ठीक है ना, बाहर है ना। पर यहां पे अर्ली फीटल लाइफ में यहां पे होता है। उसके बाद ये नीचे आते हैं, डिसेंड होते हैं। जब 8 महीने का फीटल लाइफ हो जाती है या 8 महीने का बच्चा पेट में होता है, तब ये उसका कंप्लीटली डिसेंड हो जाते हैं। जब ये डिसेंड होते हैं ना फ्रेंड, नीचे आते हैं, कहां से? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलेंगे, पेल्विक कैविटी को क्रॉस करते हुए नीचे आएंगे, तो उसके साथ साथ उस पेरिटोनियम को भी ले आते हैं। जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम चारों ओर होगी, जब टेस्टिज बना, तो उस पेरिटोनियम को भी साथ में ले आएंगे। उसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई कर रही थी वहां पे, नर्व सप्लाई कर रही थी, ठीक है, उसके साथ जो वास्ट डिफरेंस है, ये वाली डिफरेंट डक्ट, इसको भी साथ में लेके आ जाते हैं, ये नर्व को भी लेके आ जाते हैं। अब जैसे ही नीचे लेके आते हैं, पूरा डिसेंड हो जाता है, तो ये क्या होती है फ्रेंड? ये लेयर,
ये तो चारों तरफ लेयर है, पेरिटोनियम ही थी एक तरह से, तो पहले ये पेरिटोनियम थी एब्डोमिनल कैविटी में जब टेस्टिस था। जब जैसे ही नीचे डिसेंड हुआ तो क्या हुआ, वो एब्डोमिनल पेरिटोनियम और पेल्विक पेरिटोनियम से अलग हो गई। अलग होके इसने अपनी ही पूरी एक लेयर बना ली, उसी को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब यहां आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार क्या जरूरत थी, टेस्टिस को अंदर ही रहने देते। टेस्टिस अगर एब्डोमिनल कैविटी में रहते तो क्या दिक्कत थी फ्रेंड। जो स्पर्म का निर्माण होता है ना फ्रेंड हमारे टेस्टिस में, वो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, नहीं तो स्पर्म जिंदा ही नहीं रहेंगे। इसलिए क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे बाहर लटके तो टेम्परेचर कम हो गया। तो कम टेम्परेचर की, क्योंकि स्क्रोटम में टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर डिसेंड हो जाते हैं। बाहर डिसेंड इसलिए होते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर मिले या कूलर टेम्परेचर मिले देन द एब्डोमिनल कैविटी, जिससे क्या है स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है ना फ्रेंड। तो इस वजह से ये जो बाहरी लेयर है, ये किसकी लेयर है, सॉरी इस वजह से डिसेंड होते हैं, और ये ट्यूनिका वेजाइनलिस किसकी लेयर है, एब्डोमिनल पेरिटोनियम की ही लेयर है। किसकी लेयर है फ्रेंड, एब्डोमिनल पेरिटोनियम की लेयर है, इसलिए ये नीचे डिसेंड होते हैं। कोई पूछे आपसे कि भाई नीचे क्यों है टेस्टीज, क्योंकि टेस्टीज को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। दूसरी लेयर की हम बात करें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है, ये वाली मैं डॉट बना दूं, ये वाली, ये क्या, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये सेप्टा है, या सेप्टम बोल दो, इनको बोलते हैं सेप्टा, क्या बोलते हैं। और ये सेप्टा की इनग्रोथ है, कौन, सेप्टा की इनग्रोथ कौन है फ्रेंड, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखो बीच बीच में सेप्टम बना रहे हैं, ये सेप्टा है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, सेप्टा है। इसी की सेप्टा की इनग्रोथ है, अंदर की ग्रोथ है कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेस्कुलोसा की मैं बात करूं, ये वाली लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा मतलब यहां पे रिच ब्लड सप्लाई है, रिच ब्लड सप्लाई है, तो यहां पे क्या होगी फ्रेंड, कैपिलरी का जाल पाया जाएगा। कैपिलरीज का क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। कैपिलरीज का एक नेटवर्क है यहां पे, और ये कैपिलरीज किससे सपोर्टेड होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इस लेयर में क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जहां भी नाम आता है ना मेरे दोस्तों, या तो प्रोटेक्शन देगा या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई लेयर की बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है इस टेस्टिस के अंदर। ठीक है, बिठा दू ना, स्ट्रक्चर की बात करें, टेस्टिस की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, टेस्टिस की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं फ्रेंड, तो यहां पे देखो अभी जो इनर लेयर थी उसकी वजह से क्या बना था, लोब्यूल बना था। ये लोब्यूल इनर लेयर की वजह से क्या बन गए थे मेरे दोस्तों, लोब्यूल। या यूं कह सकते हो कि जो मिडल लेयर थी वो इस लेयर, मिडल लेयर को किसमें डिवाइड कर देती, लोब्यूल्स में। ये लोब्यूल्स बना दिया इस मिडल लेयर ने। ठीक है ना, कौन सी ने, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। ये लोब्स, इनको बोलेंगे लोब्यूल्स। ये तो हो गया सेप्टम, और ये हो गए लोब्स, ये लोब, इनको बोल दो लोब्स या लोब्यूल्स। अब यहां देखो फ्रेंड, लोब्यूल्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, टेस्टिस के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ये लोब्यूल्स बन गए, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक टेस्टिज में, प्रत्येक टेस्टिज में 200 से 300 लोब्यूल पाए जाते हैं। 200 से 300 लोब्यूल, ऐसे 200 से 300, ये मैंने ब्लू कलर के जो बना रखे हैं ये हैं लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिज में, एक टेस्टिज में, दो टेस्टिज, यानी कितने हो गए, 400 से 600 के आसपास लोब्यूल हो गए।
प्रत्येक टेस्टिज में लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर एक से चार कन्वोल्यूटेड ट्यूब या ट्यूबुल्स बोल दो इसको, कन्वोल्यूटेड यानी घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी, ये जो रेड कलर की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार ट्यूब्स हैं वो पाई जाती है एक से चार के आसपास। एक में एक लोब्यूल्स कितने पाए जाते हैं? 200 से 300 के आसपास। प्रत्येक लोब्यूल में 2 से 4 कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पाई जाती। इन कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स को फ्रेंड क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इनको क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इन ट्यूबुल्स को, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स को क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ध्यान रखना, ट्यूबुल्स क्या बोलेंगे फ्रेंड? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये वाली हो गई, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही ये होगी फ्रेंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में, इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है फ्रेंड। कौन सी सेल पाई जाती है फ्रेंड? इंटरस्टीटियल सेल। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में क्या पाई जाती है? इंटरस्टीटियल सेल पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑफ लेडिंग। सेल ऑफ लेडिंग, सेल ऑफ लेडिंग। ध्यान रखना फ्रेंड, इसको क्या बोलेंगे? सेल ऑफ लेडिंग या इंटरस्टीटियल सेल या सेल ऑफ लेडिंग। ये सेल ऑफ लेडिंग ही, ये सेल ऑफ लेडिंग ही या ये इंटरस्टीटियल सेल ही किसका सिक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अब आया ना नाम। ये जो सेल है ये करती है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है फ्रेंड? सिक्रेशन करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है? ये इंटरस्टीटियल सेल। और ये टेस्टोस्टेरोन ही है जो क्या करते हैं फ्रेंड? स्पर्म के निर्माण को बढ़ावा देती है, या इसी हार्मोन की वजह से आदमी का सारा काम चलता है। लास्ट बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, तब तक टेस्टोस्टेरोन बनता रहता है। बूढ़ा आदमी भी हो जाएगा ना, उसमें भी स्पर्म का निर्माण, मतलब वो भी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है, बूढ़ा आदमी भी। ठीक है ना? तो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा लेवल कम होगा पर स्पर्म का प्रोडक्शन उसमें होता रहेगा। ठीक है ना? फीमेल में क्या होता है? मेनोपॉज के बाद बेचारी का ओवम निकलना बंद हो जाता है। तो फीमेल तो 40-50 साल की होगी, उसके बाद उस बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रहती। किसी में बाई चांस लेट हो सकता है, बट आदमी में क्षमता है। आदमी बूढ़ा हो जाएगा तब तक उसमें स्पर्म बनेगा। थोड़ा हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा कम हो सकती है इस टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाने की वजह से। ठीक है ना फ्रेंड? तो यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कुछ सेल, इनके बीच में सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं इंटरस्टीटियल सेल। और इन्हीं इंटरस्टीटियल सेल के बीच, सेल्स के द्वारा या सेल ऑफ लेडिंग के द्वारा क्या होता है फ्रेंड? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है फ्रेंड? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। आफ्टर प्यूबर्टी, बच्चा होगा छोटा तब नहीं होगा, जब पुरुष यौन अवस्था में आ जाएगा तब उसमें होगा। अब यहां देखो, सेमिनिफेरस डक्ट निकली, बहुत सारी सेमिनिफेरस डक्ट टेस्टीज के अपर पार्ट में आके ये एक डक्ट में बदल जाती है, एक डक्ट में बदल जाती है, और एक डक्ट में बदल के पूरा पैक हो जाती है, एक मास बना लेती, पैक होके एक ऐसा गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बन गई। ये देखो, ये यहां से सेमिनिफेरस डक्ट निकली सभी लोब्यूल से, और यहां पे इकट्ठी हो गई, और ये इकट्ठी होकर एक पैक्ड मास बना लिया, एक पाउच बना लिया। इसी को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, यही क्या है मेरे दोस्तों? एपिडिडाइमिस है। इस एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमिस की बात कर लेते हैं। जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हेड बोल दो, बीच वाला जो पार्ट है इसको बोल दो बॉडी,
और नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोल दो टेल। इसको क्या बोल दो? टेल। इसी एपिडिडाइमिस में क्या होगा, यहां से स्पर्म का निर्माण हुआ, इसमें आया, और यहां पे ही क्या होता है फ्रेंड, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, और स्पर्म का स्टोरेज भी इसी एपिडिडाइमिस में होता है। यहां पे क्या करता है ये स्पर्म का मैच्योरेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन एंड स्टोरेज। क्या क्या काम करेगा? मैच्योरेशन भी करेगा एपिडिडाइमिस और स्टोरेज भी करता है। क्या करता है? स्पर्म का मैच्योरेशन भी करता है और क्या करता है? स्टोरेज भी करता है। अब यहां देखो, यहां से फिर क्या निकलती है फ्रेंड, एक डक्ट निकलती है जिसी को हम डिफरेंट डक्ट कहते हैं। इसके द्वारा क्या जाता है? मैच्योर्ड स्पर्म इसी डिफरेंट डक्ट के द्वारा ऊपर जाएगा। ये जो डिफरेंट डक्ट है यहां पे एपिडिडाइमिस से निकली और यहां से जाएगी आगे। अभी बात करते थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेंड फंक्शन ऑफ द टेस्टिज। फंक्शन की बात कर लेते हैं। टेस्टिज कैसे फंक्शन, भाई देखो यहां पे क्या बनाया अपन ने, यहां पे एपिडिडाइमिस में आ गए, हम यहां तक क्या आ गया? स्पर्म का मैच्योरेशन हो गया। स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। अब स्पर्म बनता कैसे, कौन बनाता है? टेस्टिज बनाता है। तो ये मेन टेस्टिज का क्या काम है? स्पर्म का निर्माण करना। स्पर्म का क्या करता है? टेस्टिज निर्माण करता है। स्पर्म का क्या करता है? निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है। कौन? टेस्टिज। तो टेस्टिज के फंक्शन की मैं बात करूं फ्रेंड, टेस्टिज के फंक्शन की मैं बात करूं तो मेन फंक्शन क्या है स्पर्म का? फंक्शन की मैं बात करूं, फंक्शन की मैं बात करूं टेस्टिज की, टेस्टिज के फंक्शन की, तो स्पर्म का निर्माण करता है। वो क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म का क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है या स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। इसको बोला जाता है स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ध्यान रखना, स्पर्म के प्रोडक्शन को या स्पर्म के निर्माण को कौन करता है? टेस्टिज। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजिनेसिस। कहां पे होता है स्पर्मेटोजिनेसिस फ्रेंड? स्पर्मेटोजिनेसिस होता है इस कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल्स में। किसकी प्रेजेंस में? टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में। टेस्टोस्टेरोन कहां से आया? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकला? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, आगे बात करें कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? स्पर्म का स्पर्मेटोजिनेसिस। फिर इसका मैच्योरेशन होता है। कहां पे होता है मैच्योरेशन मेरे दोस्तों? एपिडिडाइमिस में। और फिर यहीं पे इसका स्टोरेज होता है एपिडिडाइमिस में। फिर आगे वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट के द्वारा आगे जाता है। अब यहां पे जो मैंने बताया अभी, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकला? एंटीरियर पिट्यूटरी से। यही क्या करता है फ्रेंड? इस स्पर्मेटोजिनेसिस को स्टिमुलेट करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला। हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला। फिर वो किस पे काम करता है? पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? स्पर्मेटोजिनेसिस को बढ़ावा देता है। क्या करता है फ्रेंड? स्पर्मेटोजिनेसिस को क्या करता है? बढ़ाता है। स्पर्मेटोजिनेसिस को बढ़ाता है। अब क्या हो गया? किसका मैच्योरेशन हो गया? स्पर्म का मैच्योर। किसने कर दिया स्पर्म का मैच्योरेशन? जब स्पर्म की बात कर रहे हैं फ्रेंड, स्पर्म मैच्योर हो गया तो थोड़ी सी बात स्पर्म की भी कर लेते हैं। थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं? स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म मैच्योर हो गया फ्रेंड, कहां पे? एपिडिडाइमिस में। स्पर्म मैच्योर हो गया तो स्पर्म की भी बात कर लेते हैं। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं इसको, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म की मैं बात करूं फ्रेंड तो स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं। स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं। ये स्पर्म है फ्रेंड। स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं। स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया हेड, ये होगी बॉडी, और ये हो गई टेल, लंबी टेल। ठीक है, ये स्पर्म हो गया। हेड की मैं बात करूं
तो इस पे क्या पाया जाता है फ्रेंड, न्यूक्लियस से भरा होता है ये न्यूक्लियस, और इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, आनुवांशिक गुण का ट्रांसफर इसी डीएनए के द्वारा होता है। आनुवांशिक का गुण जो ये मेल से मेल में जो आनुवांशिक गुण जाएंगे वो इस डीएनए की वजह से जाएंगे, इस हेड में रहते हैं, क्या रहता है, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या रहता है मेरे दोस्तों, डीएनए रहता है। इसी यही डीएनए क्या होता है फ्रेंड, यही डीएनए क्या करता है, जो गुण आते हैं हेरिडेटरी गुण या यूं बोल सकते हो आनुवांशिक गुण, इसी डीएनए की वजह से आते हैं। अब यहाँ और क्या होते हैं, हेड में एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करें, ये हेड क्या करेगा फ्रेंड, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म किसको, स्पर्म क्या करेगा, अंडे को छेदेगा, तो इस हेड को, ये हेड टकराएगा इससे, ओवम की दीवार से कौन टकराएगा, ये हेड टकराएगा। तो इस हेड में कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो ओवम को आसानी से पेनेट्रेट कर दे, पेनेट्रेट छेद दे, उसको ओवम को आसानी से छेद दे, ये ओवम इसको छेदेगा, कौन, स्पर्म। तो इस वजह से इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। फिर ये जाके किससे जुड़ जाता है, इसका न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, ओवम के न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, ठीक है, ओवम के न्यूक्लियस से जुड़ जाता है। यहां टेल की मैं बात करूं, लंबी टेल होती है, ये थोड़ी सी लंबी बना दूं ना मैं, लंबी टेल होती है, और यही टेल है मेरे दोस्तों जो बेचारा, देखो स्पर्म कहां से निकला, देखो आप, इसमें बताता हूं, यहां से बना, यहां निकला, फिर यहां गया डिफरेंट डक्ट के द्वारा, फिर यहां आया सेमाइनल वेसिकल के पास, फिर यहां आया, यहां आया, फिर इजेकुलेशन के द्वारा पेनिस से निकला, अभी तो निकला है, निकला ये बेचारा, फिर जाएगा वेजाइना में, वेजाइना में जाने के बाद फिर जाएगा सर्विक्स में, अंदर घुसेगा, बहुत सारे तो बाहर ही फेल हो जाते हैं, घुस ही नहीं पाते, कुछ दमदार होते हैं जो घुस पाते हैं, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, फिर यूट्रस में जाएगा, फिर फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में जाएगा, और बहुत से तो लड़ते हैं वहां, ओवम को मैं घुसूं, एक ही घुस पाता है, इतने सारे करोड़ों, अभी बताऊंगा कितने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इस हेड में क्या होता है, एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से ये उसको आसानी से पेनेट्रेट कर सके, ठीक है। दूसरी बात करें बॉडी की, बॉडी में क्या होते हैं फ्रेंड, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी का सोर्स है ना, ये तो पावर स्टेशन है ना, सेल का क्या है, ये पावर स्टेशन है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये क्या करते हैं, ईंधन फ्यूल प्रोवाइड करते हैं इस टेल को, बेचारी टेल ही है जो, टेल की वजह से, जैसे टेल इधर उधर घूमेगी तो ये आगे उसमें ट्रेवल कर पाएगा, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रेवल कर पाएगा। वैसे तो उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ट्रेवल करना होता है स्पर्म को, तो इस टेल को जो एनर्जी मिलती है वो यहां से बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उससे मिलती है, ठीक है ना। और यहां पे इस बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या मिल रही है, इसको क्या मिल रही है मेरे दोस्तों, ताकत मिल रही है। एक ताकत और मिलती है, अभी मैं बात करूंगा कहां से आती है वो ताकत, वहां से भी उसको क्या मिलेगी, स्पर्म को एनर्जी मिलती है, स्पर्म को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब यहां देखो, ये तो हो गया स्पर्म, तीन पार्ट हो गए, हेड बॉडी एंड टेल, ठीक है। अब यहां देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैंने क्या बताया अभी, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म का निर्माण होता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो तब होता है। इसी वजह से जो टेस्टिज है वो नीचे लटक गए, ठीक है। अब लटक गए और चारों तरफ जो लेयर है स्क्रोटम की, वो भी ज्यादा मोटी नहीं, वहां भी फेट नहीं है, क्योंकि फेट होगी तो वो गर्म रहेगी जगह, तो थिन लेयर है वहां भी फेट की, ज्यादा मोटी लेयर नहीं है स्क्रोटम की। तो अब क्या होगा, लटक भी गए और लेयर भी नहीं है। अब मान लो कोई इंजरी होती है, लटके हुए चीज में ज्यादा इंजरी के चांस होते हैं, ठीक है ना, तो इंजरी के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। और ठंड के मौसम में कैसे बचाओगे टेस्टीज को, ज्यादा ठंड पड़ रही है मान लो, तो उस टाइम कैसे बचाओगे,
ऐसे लटका हुआ है, बाहर भी कोई इंसुलेटिंग ज्यादा नहीं है, फेट भी नहीं है, क्योंकि फेट ज्यादा हो तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्म डैमेज हो जाएंगे वहां से। तो इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, मसल की लेयर। इसके चारों तरफ जो मसल की लेयर पाई जाती है, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है फ्रेंड, ये एक मसल लेयर है, इसको बोलते हैं क्रेमास्टर मसल। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? क्रेमास्टर मसल पाई जाती है। कौन सी मसल पाई जाती है? क्रेमास्टर मसल। ये क्रेमास्टर मसल क्या करती है मेरे दोस्तों? ये वाली, ये क्रेमास्टर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो स्क्रोटम को उठा लेती है, यानी कि स्क्रोटम को ऊपर चिपका लेती है, जिससे जो लटक लटक रहे हैं वो बच जाए, इंजरी से बच जाए। और सर्दी के मौसम में उनको सिकोड़ लेती है स्क्रोटम को, जिससे कि टेस्टिस आराम से चुप जाए। ठीक है ना? तो ये एक तरह से क्रेमास्टर क्या कर रही है, जो लटकने के साइड इफेक्ट है उससे बचा रही है, इंजरी से बचा रही है, और ठंड एक्सेसिव कोल्ड हो मान लो तो उससे भी ये क्या कर रही है, बचा रही है। उससे क्या कर रही है मेरे दोस्तों? ये बचा रही है। ये क्या कर रही है? बचा रही है। और चारों तरफ ये होती, देखो किसके चारों तरफ लिपटी हुई है? ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। ठीक है? और पूरा उसको सिकोड़ लेती है। तो इस प्रकार जो लटकने की समस्या है उससे भी छुटकारा, भगवान ने पूरा सिस्टम बनाया है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना? लटका दिया तो अब उसका भी जुगाड़ किया ना उन्होंने। ये क्रेमास्टर मसल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो चिपका लेती है ऊपर, ठंड से बचाती है और इंजरी से बचाती है। ठीक है फ्रेंड? तो मेरे दोस्तों ये हो गया हमारा टेस्टीज। क्या हो गया? टेस्टीज। और यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन मैंने बताया था, अभी आपसे बात की थी कि टेस्टोस्टेरोन मेल में ओल्ड एज हो जाएगी ना तब भी स्पर्म का प्रोडक्शन करता है टेस्टीज, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ा सा हो सकता है, कम हो सकता है, उससे ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा, बट इतना नहीं पड़ेगा। मतलब उसमें कैपेसिटी है एक बूढ़े आदमी में भी कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन महिला में नहीं है। आफ्टर मिनोपोज ओम का सिक्रेशन बंद, ओम का प्रोडक्शन बंद। ठीक है? तो ये हो गया टेस्टिज। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड स्पर्मेटिक कोड। बढ़ते हैं अब धीरे धीरे आगे ऊपर। ठीक है? पूरा इस क्लास में पूरा आज ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। कितनी लंबी क्लास हो गई? अभी चल रही है ना? चलने दो धड़ाधड़, अभी तो 47 मिनट की हुई है। चलो अब हम बात करते हैं स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड, ये वाली स्पर्मेटिक कोड है। इस स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या है मेरे दोस्तों? स्पर्मेटिक कोड मैंने बताया था, क्या क्या है वो बताओ। स्पर्मेटिक कोड में कौन लटका हुआ है स्पर्मेटिक कोड से? स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर ही क्या है फ्रेंड? टेस्टीज है। स्क्रोटम के अंदर ही क्या है? हमारे टेस्टीज है। इससे स्क्रोटम लटका हुआ है, ये पूरा स्क्रोटम लटका हुआ है, और इसी के अंदर टेस्टीज है। स्क्रोटम के अंदर जो लटकाने का काम कर रही है वो कौन है? स्पर्मेटिक कोड ही लटका रही है। इसके अंदर अब देखो, यहां पे मैंने आर्टरी बनाई, कौन कौन सी? एक तो टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फेटिक वेन, और क्या क्या रहते हैं यहां? क्रेमास्टर मसल भी आ गई। क्रेमास्टर मसल आएगी इसमें। क्रेमास्टर मसल, क्रेमास्टर मसल देखो चारों तरफ से घेर रही है इसको, क्रेमास्टर मसल भी है, टेस्टीज को लिपटी हुई है चारों तरफ। ठीक है? नर्व हो गए, टेस्टिकुलर नर्व, नर्व्स हो गए, और तो ये सारी चीजें इसके अंदर से निकलती इस स्पर्मेटिक कोड से। ये देखो, और क्या होगा? डिफरेंट डक्ट, ये वाली डिफरेंट डक्ट ऊपर जा रही है। तो स्पर्मेटिक कोड मेन काम क्या कर रही है? स्क्रोटम को लटकाने का काम कर रही है। और स्क्रोटम के अंदर क्या है फ्रेंड?
स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिज है। कोड की मैं बात करूं तो इसके चारों तरफ फ्रेंड, कोड की मैं बात करूं तो इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ये सीट पाई जाती है, क्रेमास्टर मसल की सीट, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं। और ये जो कोड है मेरे दोस्तों, ये कोड ऊपर से आई, इंग्वाइनल कैनाल से निकली, इंग्वाइनल कैनाल से निकली और टेस्टिज की पोस्टीरियर वॉल से जुड़ती है, पोस्टीरियर वॉल से। ये टेस्टिज की किस वॉल से जुड़ती है, पोस्टीरियर वॉल से जुड़ती है, पीछे से आके जुड़ती है। ठीक है ना फ्रेंड। स्पर्मेटिक कोड में ये चीजें निकलती है, ऊपर से आती है, अलग अलग जगह से, सारे जहां भी, जैसे मान लो टेस्टिकुलर आर्टरी कहां से आ रही है, एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है, तो वो अलग पार्ट से आ रही है। लिम्फेटिक वेन कहां से आ रही है, वो नर्व आ रही है, डिफरेंट डक्ट नीचे से जा रही है। तो अलग अलग जगह से आके एक तरह से पूरी क्या बना देते हैं, डक्ट बना देते हैं, एक तरह से कोड, सॉरी डक्ट नहीं, कोड बना देते हैं, और उसी को हम स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है। और स्पर्मेटिक कोड नीचे डाउनवर्ड आती है, डाउनवर्ड आके इंग्वाइनल कैनाल से निकलती हुई टेस्टिज के पोस्टीरियर वॉल से जुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये होगी हमारी स्पर्मेटिक कोड। ये स्पर्मेटिक कोड एपिडिडाइमिस और क्या क्या पढ़ा था मैंने, स्क्रोटम, टेस्टिज, स्पर्मेटिक कोड एंड एपिडिडाइमिस, ये सब टेस्टिज के ही पार्ट है। ठीक है ना, ये टेस्टिज के आसपास ही इर्द गिर्द स्थित रहते हैं। अब हम बात करें फ्रेंड ब्लड सप्लाई की। टेस्टिज में ब्लड सप्लाई किस आर्टरी से, वीनस ड्रेनेज, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किस किस के द्वारा होती है, और नर्व सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, सारी की बात करें। ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं, सबसे पहले ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं, कौन सी ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल मतलब प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं तो फ्रेंड, अभी मैंने बताया टेस्टिकुलर आर्टरी, कौन सी आर्टरी से, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिज की आर्टरी को बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है फ्रेंड, एब्डोमिनल एओर्टा की, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज की मैं बात करूं, वीनस ड्रेनेज की मैं बात करूं, टेस्टिकुलर वेन के द्वारा वीनस ड्रेनेज होता है। राइट टेस्टिकुलर वेन की मैं बात करूं तो ये अपना ड्रेन किस में डालती है, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन की मैं बात करूं तो ये अपना जो ड्रेन डालती है वो डालती है फ्रेंड लेफ्ट रीनल वेन में, किसमें डालती है, लेफ्ट रीनल वेन में। लिम्फ ड्रेनेज की मैं बात करूं फ्रेंड, लिम्फ ड्रेनेज की मैं बात करूं तो लिम्फ नोड के द्वारा ड्रेन होता है लिम्फ। ये किसके आसपास होता है, एओर्टा के आसपास होता है, एब्डोमिनल एओर्टा के आसपास होता है। नर्व सप्लाई की मैं बात करूं फ्रेंड, नर्व सप्लाई की मैं बात करूं तो यहां पे 10th एंड 11th थोरेसिक नर्व के द्वारा, थोरेसिक नर्व के द्वारा नर्व सप्लाई होती है। 10th एंड 11th थोरेसिक नर्व के द्वारा क्या होती है मेरे दोस्तों, नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हो गई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज। अब हम बात करें, आगे बढ़े तो एपिडाइडिमिस के बाद हम बढ़ेंगे आगे, क्या आ गया अब, डिफरेंट डक्ट। देखो फ्रेंड, यहां से निकली एपिडाइडिमिस से, ये यूं बोल दो कि टेस्टिस से निकली डिफरेंट डक्ट। अब ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। डिफरेंट डक्ट कहां से निकली, देखो इधर देखो, समझ में आएगा। यहां से निकली, टेस्टिस से निकली या एपिडाइडिमिस से निकली, ये किसके पीछे से निकली, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के पीछे निकली है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आई, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आके ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिल जाती है,
सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ये वाला सेमाइनल वेसिकल है मेरे दोस्तों, सेमाइनल वेसिकल, इसकी भी डक्ट निकल रही है, ये देखो यहां पे सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिलके ये क्या बना लेते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। यहां से सेमाइनल वेसिकल से फ्रेंड, सेमाइनल वेसिकल से क्या मिल गई, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से कौन मिली, ये डिफरेंट डक्ट, या इसको डिफरेंट डक्ट या वास डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। ये यहां पे दोनों मिली और क्या बना दिया, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बना दिया मेरे दोस्तों, इजेकुलेटरी डक्ट। तो डिफरेंट डक्ट सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिलके क्या बना देती है, इजेकुलेटरी डक्ट बना देती है। और ये डिफरेंट डक्ट है जो यहां से निकली, कहां तक आई, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट तक। कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है, 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, 45 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। इस डिफरेंट डक्ट में एपिडिडाइमिस से जैसे स्पर्म मैच्योर हुए, इस डक्ट में, वास्ट डिफरेंस में या डिफरेंट डक्ट में कई वीक तक, कई सप्ताह तक स्पर्म जिंदे रहते हैं। क्या रहते हैं फ्रेंड, स्पर्म जिंदे रहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे सेमाइनल वेसिकल से मिले, तो अब हम बात करें सेमाइनल वेसिकल की। ये डिफरेंट डक्ट किससे मिल गई, सेमाइनल वेसिकल से। सेमाइनल वेसिकल से मिली तो क्या बनाई, इजेकुलेटरी डक्ट। अब हम बात करें सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल क्या है वैसे फ्रेंड, सेमाइनल वेसिकल एक तरह से यूं बोल दो एक ग्लैंड ही है एक तरह से। ये सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। क्या है, ग्लैंड ही है एक तरह से। फाइब्रोमस्कुलर पाउच भी बोलते हैं इसको। ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस की और मसल्स की बनी होती है। फाइब्रोमस्कुलर पाउच है एक तरह से, ये फाइब्रोमस्कुलर पाउच है ये। कौन, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है, फाइब्रोमस्कुलर पाउच है ये। और इसके अंदर लाइन किससे होता है, लाइन किससे होता है, कोलुमनार एपिथेलियम से। जहां भी एपिथेलियम आता है फ्रेंड, वहां पे क्या होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड होती है, वेजाइना को छोड़ के। स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है ना, वेजाइना की इनर लाइनिंग बनाता है, बट वहां पे सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होती। जो वेजाइन सर्वाइकल सिक्रेशन है उसी से वेजाइना मॉइस्ट रहती है। तो यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग है वो कौन बनाता है, कोलुमनार एपिथेलियम। इसी वजह से यहां से क्या सिक्रेट होता है, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। कौन, ये सेमाइनल वेसिकल। ठीक है। आगे जाके ये क्या बना दिया, क्या बना दिया, इजेकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल की डक्ट इस डिफरेंस डक्ट या डिफरेंट वास डिफरेंस से मिलके क्या बना दिया मेरे दोस्तों, इजेकुलेटरी डक्ट बना दिया। ठीक है, इजेकुलेटरी डक्ट। सबसे पहले हम बात करें सेमाइनल फ्लूइड की। सेमाइनल फ्लूइड है जो जितना भी सीमन इजेकुलेट होता है फ्रेंड एक बार में, एक बार में जितना सीमन 2 से 4 लीटर 2 से 4 ml के आसपास या 5 ml के आसपास, उसका 60% जो वॉल्यूम बनाएगा वो बनाता है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड देखो यहां तक, जो सेमाइनल वेसिकल तक जब वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट जो लेके आती है वो सिर्फ स्पर्म लेके आती है। स्पर्म में फिर ये डालता है सेमाइनल वेसिकल। स्पर्म में क्या मिलता है, सेमाइनल वेसिकल। और जो सेमाइनल वेसिकल है फ्रेंड विस्कस नेचर का, विस्कस एंड एल्केलाइन, एल्केलाइन, यहां ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, विस्कस एंड एल्केलाइन होता है ये। विस्कस मतलब चिपचिपा, एल्केलाइन मतलब बेसिक, इसकी पीएच ज्यादा होती है। एल्केलाइन मतलब पीएच ज्यादा। एल्केलाइन क्यों है भाई ये, अब यहां पे देखो, मान लो अगर ये भी एसिड होता तो वैसे ही वेजाइना में खूब सारा एसिड भरा पड़ा है, तो स्पर्म तो जिंदा ही नहीं रह पाते बेचारे। तो वेजाइना का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उससे स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो सेमाइनल फ्लूइड है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, जिससे क्या है वो
उस एसिडिक अफेक्ट से बचा सके, इस स्पर्म को जिंदा रख सके। फ्रेंड कमेंट करके बताना कौन सा एसिड पाया जाता है वेजाइना में, कौन सा बैक्टीरिया सिक्रेट करता है उसको, या कौन सा बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा एसिड सिक्रेट होता है वहां पे, जिसकी वजह से वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। ठीक है ना, वो बैक्टीरिया दही में भी पाया जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो यहां पे सेमाइनल फ्लूइड एल्कलाइन होता है, जिससे क्या है स्पर्म को जिंदा रखा जा सके उस जर्नी में, जो बेचारा वहां जाएगा यात्रा करने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यात्रा करेगा। ठीक है ना। साथ ही साथ फ्रेंड यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, इस सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज नाम की ग्लूकोज पाई जाती है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है यार? फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है, भूल गया मैं। एप्पल में, मैनिटोब, चलो कोई नहीं, बाद में बताऊंगा। फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज, एक तरह से क्या है फ्रेंड, ये शुगर है। शुगर है, ये शुगर क्या करती है बेचारे इस स्पर्म को एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक तरह से ईंधन का काम करती है, जिससे क्या सके, जिससे क्या हो सके वो अपनी जर्नी में सक्सेसफुल रहे, स्पर्म अपनी जर्नी में क्या रहे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो जर्नी करेगा स्पर्म, उसमें वो सफलता मिले उसको। इसकी वजह से इसके पास क्या है, ये क्या है, ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक फ्रक्टोज। कहां से मिल रहा? सेमाइनल फ्लूइड से। ठीक है ना। तो सेमाइनल फ्लूइड में एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है, जो स्पर्म को बचाती है वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट से, और इसमें फ्रक्टोज पाई जाती है जो स्पर्म को क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इससे। सेमाइनल वेसिकल हो गया। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट बनी ना अभी। इजेकुलेटरी डक्ट की तो थोड़ी सी बात होगी, ज्यादा बात नहीं होगी। इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट किससे बनी? डिफरेंट डक्ट एंड सेमाइनल वेसिकल की डक्ट मिलने के बाद इजेकुलेटरी डक्ट बनी। अब इजेकुलेटरी डक्ट आई, ये इजेकुलेटरी डक्ट आ गई। इजेकुलेटरी डक्ट क्या लेके आ रही है? सीमन। अब बन गया सीमन, स्पर्म मत बोलना, अब सीमन। इधर आएगी नहीं यार, मैं उल्टा, इधर से ये आ रहा है यूरेथ्रा, इधर से आ रही इजेकुलेटरी डक्ट, ये दोनों मिल गई। और यहां पे क्या है फ्रेंड, यहां पे इस जगह पे क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो यहां पे इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा, इसके चारों तरफ ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्योंकि यूरेथ्रा मैं पढ़ाऊंगा नहीं आज, यूरेथ्रा मैंने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा दी। वैसे यूरेथ्रा के बारे में बताऊं मैं, यूरेथ्रा के 3 पार्ट है। एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाला जो पार्ट है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। आगे बढ़ती है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, और पेनिस के आसपास आती है वो पेनाइल यूरेथ्रा है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जुड़ जाती है, और जुड़ के ये किसमें मिल जाती है, ये यूरेथ्रा में, नॉर्मल यूरेथ्रा। अब यहाँ यूरेथ्रा की बात करें तो यूरिन भी पास करता है मेल की यूरेथ्रा, और सीमन भी लेके जाता है, सीमन भी लेके जाता है। महिलाओं में अलग अलग होती है, सीमन भी लेके जाता है। महिलाओं में यूरेथ्रा अलग होती है, और रेप्रोडक्टिव जो पैसेज है वो अलग होता है। यहाँ पे सीमन भी एक में जा रहा है, और यूरिन भी एक में जा रहा है यूरेथ्रा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। तो यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में या इसके अंदर ये किस में मिल जाते हैं, यूरेथ्रा में मिल जाते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से। ठीक है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट है फ्रेंड, जो टिश्यू पाया जाता है लाइनिंग सेमाइनल वेसिकल में, कौन सी पाई जाती है, इनर लाइनिंग, कोलुमनार एपिथेलियम। तो मतलब इसमें भी वही पाई जाती है, मतलब ये भी थोड़ा सा सिक्रेशन करती है, थोड़ा बहुत तो करती है। ठीक है। अब हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड की मैं बात करूं, देखो फ्रेंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे है, ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दिखाई दे रही है आपको जो रेड कलर की, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड की मैं बात करूं, ये रेड कलर की है प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड की मैं बात करूं, कौन सी कैविटी में है ये? पेल्विक कैविटी में, सबको पता है। कहां पे है? ब्लैडर के नीचे, बिलो द ब्लैडर। कहां पे स्थित है? पेल्विक कैविटी में। कहां पे स्थित है? पेल्विक कैविटी में, बिलो दी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे स्थित है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पूरा यूरिनरी ब्लैडर है ये, यूरिनरी ब्लैडर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरिनरी ब्लैडर। और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा निकल रही, उसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। ये है प्यूबिक सिंपाइसिस, इसके जस्ट पीछे है, और इधर पीछे रेक्टम है, रेक्टम के जस्ट आगे है। ठीक है ना, रेक्टम के जस्ट आगे हैं, ब्लैडर के नीचे है, और प्यूबिक सिंपाइसिस, ये प्यूबिक सिंपाइसिस है, ये बोन है, प्यूबिक सिंपाइसिस, पीएस लिख देता हूं, इसके जस्ट पीछे है और रेक्टम के जस्ट आगे, इधर रेक्टम आ गई। ठीक है ना फ्रेंड, कितनी बार बना चुका ये डायग्राम तुम्हें। एक एडल्ट की मैं बात करूं फ्रेंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक एडल्ट की, उसका जो वेट होता है, वेट वो होता है 8 ग्राम के आसपास। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 50 साल की उम्र होती है, इसका वजन बढ़ के 40 ग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? बढ़ती, एनलार्ज होती है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी, यानी एनलार्ज हो जाती है वो, एनलार्ज्ड, बड़ी हो जाती है, अति वृद्धि हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है तो उसको निकालना पड़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। ठीक है ना फ्रेंड, यहां पे एक टर्म यूज होती है बीपीएच, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बिनाइन प्रोस्टेट बोल दो, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जब ये बढ़ जाती है 50 साल की उम्र में, ये 40 ग्राम की हो जाती है। वैसे कितनी होती है? नॉर्मल 8 ग्राम की होती है मेरे दोस्तों, 8 ग्राम की होती है। अब यहां भी देखो फ्रेंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रेशन कर रही है, फ्लूइड का सिक्रेशन कर रही है, तो इसमें ग्लैंड्स होंगी। क्या होंगी? ग्लैंड्स होंगी। इन ग्लैंड को प्रोटेक्ट करने वाले फाइब्रस टिश्यू भी है, फाइब्रस टिश्यू भी है, और इस ग्लैंड है, फाइब्रस टिश्यू है। अब ग्लैंड है, ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब भी तो उसमें से सिक्रेशन निकलेगा। इसमें स्मूथ मसल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्मूथ मसल भी पाई जाती है, स्मूथ मसल भी पाई जाती है। किसमें? इस प्रोस्टेट ग्लैंड में। ग्लैंड्स भी पाई जाती, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यूं बोलो ग्लैंडुलर टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, एक तरह से ग्लैंड ही है पर ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं ऊपर। किससे इसको प्रोटेक्शन? फाइब्रस टिश्यू से कवर होती है, और स्मूथ मसल भी पाई जाती है। इन्हीं स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से यहां से क्या निकलता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। वैसे सेमाइनल जो वेसिकल है वहां पे भी स्मूथ मसल पाई जाती है, वहां भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल फ्लूइड निकलता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड की बात करें फ्रेंड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड की मैं बात करूं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड की मैं बात करूं, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहां से निकल रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। देखो, सेमाइनल वेसिकल ने कितना बनाया सीमन का? सेमाइनल, सेमाइनल फ्लूइड, वेसिकल नहीं, सेमाइनल फ्लूइड ने कितना बनाया? 60% वॉल्यूम। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ये बना रहा है 30%, यानी कि जो स्पर्म है वो सीमन का केवल 10% वॉल्यूम ही बनाते हैं। ठीक है, 90% तो सेमाइनल फ्लूइड एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही बनाते हैं। सेमाइनल फ्लूइड 60%, प्रोस्टेटिक फ्लूइड 30%। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां देखो, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है फ्रेंड ये थिन होता है। वो कैसा होता था? सेमाइनल फ्लूइड चिपचिपा, विस्कस, ये पतला होता है। इसमें फ्रेंड, इस फ्लूइड की वजह से ही
मिल्की अपीयरेंस। आपने देखा होगा, सीमन देखा होगा ना, सबने देखा होगा यार, जवान लड़कों ने तो सबने सीमन देखा होगा, ठीक है। तो सीमन का कलर कैसा होता है? व्हाइट, दूध जैसा होता है ना सीमन। मिल्की अपीयरेंस, वो जो मिल्की अपीयरेंस आती है वो फ्रेंड इसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से आती है। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, इसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से जो सीमन व्हाइट होता है, वो मिल्की अपीयरेंस जो आती है वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, उसकी वजह से आती है, ठीक है ना। यहां पे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइम को बोलते हैं क्लोटिंग एंजाइम। क्लोटिंग एंजाइम ये क्या करते हैं? सीमन को क्लोट करते हैं। कैसे करेंगे भाई? देखो, सीमन कहां गया? वेजाइना में। वेजाइना में डाला, ठीक है। वेजाइना के बाद क्या है? ये सर्विक्स आ गई। सर्विक्स आ गई, यहां पे मामला थोड़ा सा, यहां ओस होते हैं, यहां से जाना, अंदर जाना अच्छे का खेल नहीं है, अच्छे स्पर्म नहीं जा पाते वहां। तो यहां पे क्या होगा? इस सर्विक्स के पास में ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्लोट बन जाते हैं यहां पे। इसको क्या करते, ये क्लोटिंग फैक्टर या क्लोटिंग एंजाइम क्या करता है? इनको, इनकी, इनको थिकन्स कर देते हैं एक तरह से। जो सीमन है उसको एकदम गाढ़ा कर देंगे, ये उसको क्या कर देंगे? गाढ़ा कर देंगे। गाढ़ा करने से क्या होगा? वहां पे ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्पर्म वहां इकट्ठा हो सके। किसके पास? इस सर्विक्स के पास। इस सर्विक्स के पास क्या है? जब गाढ़ा हो जाए, कोई चीज पतली होगी तो फैल जाएगी, कोई गौड़ी होगी, कम होगी, पर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो उस वजह से वहां स्पर्म बहुत अधिक मात्रा में होंगे, जिससे क्या है? वेजाइना में ज्यादा से ज्यादा स्पर्म, सॉरी, सर्विक्स में अंदर घुसे, अंदर घुस के फिर यूट्रस में जाए, ठीक है ना। और फिर कार्यक्रम तो सारे करते हैं ये स्पर्म, पर छेद एक ही पाता है। इतने सारे जाते हैं पर छेद एक ही पाता है। तो यहां पे जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है, इसमें क्लोटिंग एंजाइम पाए जाते हैं और थिन होता है ये, ठीक है फ्रेंड। और और क्या बचा? यूरेथ्रा बची। मैंने यूरेथ्रा को मैं बता दिया, मैंने यूरिनरी सिस्टम में पूरा पढ़ाया था। वैसे यूरेथ्रा के बारे में ज्यादा डिटेल में, 3 पार्ट होते हैं मैंने बताया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। यहाँ पे जब यूरेथ्रा ओपन होती है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, एक इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है। यहाँ पे ब्लैडर से जो इंटरनल एक्सटर्नल ओरिफिस होता है, यहाँ पे स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर एंड इनर स्पिंटर, ठीक है ना, ब्लेडर का। तो यूरेथ्रा के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट आ गया हमारा पेनिस, ये वाला पार्ट। लास्ट बात हम करें पेनिस की, लिंग की बात करेंगे। लिंग, पेनिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिंग, ठीक है ना। पेनिस की बात करें। अब फ्रेंड पेनिस की मैं यहां बात करूं तो इसके किसी बुक्स में 2 पार्ट दे रखे हैं, किसी बुक में 3 पार्ट दे रखे हैं। ये पेनिस, ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये है साफ्ट, जो बाहर लटकी रहती है। ये वाला पार्ट है रूट, ये वाला पार्ट। और यहां पे कई बार एक पार्ट बोलते हैं बल्ब, बल्ब ऑफ पेनिस, ठीक है ना। तो 3 पार्ट हैं यहां पे, 3 पार्ट है स्पर्म के, सॉरी पेनिस के। एक होगी साफ्ट, एक हो गई रूट, एक बल्ब ऑफ पेनिस। इसको पढ़ो तो पढ़ो, कोई बात नहीं, पर ये किसी बुक्स में मेन 2 पार्ट है, साफ्ट एंड रूट। साफ्ट की मैं बात करूं फ्रेंड, ये जो रूट, पहले रूट की बात करते हैं। ये रूट, ये रूट वाला पार्ट है। ये रूट वाला पार्ट क्या है? किससे जुड़ा होता है? पेरिटोनियम से जुड़ा होता है, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? पेरिटोनियम से जुड़ा होता है। और ये किससे जुड़ा होता है? रूट पेरिटोनियम से जुड़ा होता है। और ये मूवेबल पार्ट है, मूवेबल पार्ट, ठीक है। क्या है? ये मूवेबल पार्ट। जो पेनिस का पूरा पार्ट है वो जो लटका हुआ है, ये पेनिस का जो लटका हुआ पार्ट है, ये साफ्ट हो गई। जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो हो गई फ्रेंड रूट। वो क्या हो गए मेरे दोस्तों? रूट हो गए। इस पेनिस, पेनिस की मैं बात करूं तो पेनिस किसके समान है? पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लाइटोरिस के समान है।
क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में क्या पाए जाते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते थे और सेंसरी नर्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, और सेंसरी नर्व का तो जाल पाया जाता है। सेंसरी नर्व का तो यहां पे क्या पाया जाता है? सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। किसमें? इरेक्टाइल, सॉरी, पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू और सेंसरी नर्व की भरमार पाई जाती है। अब यहां देखो फ्रेंड, जो सेंसरी इरेक्टाइल टिश्यू है चारों तरफ से फाइब्रस टिश्यू से घिरे हुए होते हैं। चारों तरफ उनके फाइब्रस टिश्यू होंगे, फाइब्रस टिश्यू के साथ साथ उनमें स्किन भी होगी। ठीक है, स्किन भी है पेनिस में। वहां पे क्या होती है? रिच ब्लड सप्लाई होती है। रिच ब्लड सप्लाई, महत्वपूर्ण चीज ये है फ्रेंड, जो इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है ना, इस रिच ब्लड सप्लाई की वजह से ही पेनिस इरेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे इनफ्लो ज्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है। इनफ्लो ज्यादा होगा तो वो एकदम पेनिस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे क्या होगा? ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। अब यहां पे देखो, यहां पे दो लेटरल कॉलम पाए जाते हैं फ्रेंड। एक ये वाला जो रेड कलर से मैं इसमें कर रहा हूं, ये एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये जो बना हुआ जिसके बीच में क्या है? यूरेथ्रा है। दो लेटरल कॉलम पाए जाते हैं, यहां लिख दूं मैं। इन्हीं में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड? इन्हीं के अंदर क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू है। ये जब इरेक्ट इनकी ये इरेक्ट हो, मतलब जब इरेक्टाइल टिश्यू काम करते हैं तो इन्हीं की क्या होती है? यही ग्रोथ करते हैं, बड़े हो जाते हैं। यही क्या हो जाते हैं? एंगोर्स हो जाते हैं, फूल जाते हैं। कौन सा पार्ट? ये जो वाला कॉलम वाला पार्ट है, ये फूल जाते हैं। दो कॉलम है, कार्पस केवर्नोसम। एक होता है कार्पस केवर्नोसम, एक है कार्पस स्पोंजियोसम। देखो ये वाला कार्पस स्पोंजियोसम, ये वाला इसके अंदर क्या है? इनके बीच में क्या है? यूरेथ्रा। इनके बीच में क्या है? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा। और कार्पस केवर्नोसम, ये वाला ऊपर, इससे ऊपर वाला। इन्हीं में क्या होते हैं फ्रेंड? इन्हीं में क्या होते हैं? इन्हीं में क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। यहां पे जो इरेक्शन होता है, पेनिस में जो इरेक्शन होता है मेरे दोस्तों, पेनिस में जो इरेक्शन होता है वो ब्लड सप्लाई से रिलेटेड हो। आगे मैं बात करता हूं, थोड़ी सी और आगे मैं बात करूं, थोड़ा सा पेनिस में आगे बढ़े तो यहां पे एक ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय स्ट्रक्चर पाई जाती है, थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर। इस जगह को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसको क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। पेनिस का ही पार्ट है पर इसको बोलेंगे ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। आगे का उभरा हुआ पार्ट, मोटा पार्ट, पेनिस के आगे का जो मोटा पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? चौड़ा पार्ट। अब इस ग्लांस पेनिस के ऊपर देखो, ये स्किन बनाई हुई है मैंने, इसके चारों तरफ स्किन के फोल्ड होते हैं, डबल फोल्डेड स्किन होती है। ठीक है ना फ्रेंड? एक तरह तो ग्लांस पेनिस से जुड़ी होती है, ऊपर वाली जो अपर बॉर्डर होता है वो फ्री होता है, मतलब पूरे ग्लांस पेनिस को कवर करती है, यानी पेनिस को कवर करती है वो स्किन। इसको बोला जाता है फोर स्किन। क्या बोला जाता है फ्रेंड? फोर स्किन। इसको क्या बोला जाता है? फोर स्किन, या प्रीपुस भी बोला जाता है, प्रीपुस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर स्किन या प्रीपुस भी। या ये वाली जो स्किन है ये है फोर स्किन, या इसको प्रीपुस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? प्रीपुस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? प्रीपुस भी बोला जाता है। अब यहां पे देखो, अब देखो कैसे होता है। यहां पे जो इरेक्ट होता है, पेनिस इरेक्शन, पेनिस इरेक्ट कैसे होता है? पेनिस मोटा कैसे होता है? मेन तो कैसे होता है? सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं, या यूं बोलो नर्व सप्लाई के द्वारा होते हैं। ठीक है, जब भी सेंसेशन, कोई भी टच करता है पेनिस को तो उसमें सेंसेशन आता है, सेंसरी नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं। सेंसरी नर्व जैसे स्टिमुलेट होते हैं ना फ्रेंड,
तो यहाँ पे वैसे मेन जो सिस्टम है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। कौन सा? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? इसमें क्या होता है फ्रेंड? आर्टरी डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्ट्रियल डायलेशन। आर्ट्रियल डायलेशन हो गया, आर्टरी का डायलेशन, तो ज्यादा मात्रा में ब्लड आएगा। ठीक है। एक होता है वीनो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वापिस जो ब्लड जा रहा है वो कम जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए ना, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो कम जाएगा। अब यहां देखो, यहां मैं यहां समझाता हूं। जैसे मान लो ये पेनिस है, ये पेनिस मान लो, बना दे जैसे बना, ये पेनिस है मान लो, इधर ब्लड सप्लाई आई इसके द्वारा, ठीक है, इतना सारा ब्लड आया इसमें, और यहां से जो विनस देने जा रहा है वो इसके द्वारा, तो कम जा रहा है, तो कम जा रहा है तो यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे ये फूल जाएंगे स्पॉन्जी टिश्यू या इरेक्टाइल टिश्यू में, ज्यादा ब्लड भर जाएगा, वहां पे ब्लड भर जाएगा तो इरेक्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। कौन कौन इरेक्ट हो जाएगा? पेनिस, क्योंकि आउटफ्लो कम हो रहा है ब्लड का, वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रही, उसके अंदर ज्यादा ब्लड हो गया, किसके अंदर? पेनिस के अंदर। तो क्या होगा वहां पे? वो इंगोर्ज हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और एकदम बड़ा मोटा हो जाएगा, और वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी इस वजह से। और किसके लिए तैयार हो जाएगा वो? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया हमारा पेनिस। अब क्या होगा? इजेकुलेशन। तैयार होने से कुछ नहीं होता, अब होगा इजेकुलेशन। इजेकुलेशन होगा फ्रेंड, कैसे होता है इजेकुलेशन? इजेकुलेशन का मतलब है, इजेकुलेशन, इजेकुलेशन मतलब इस यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर निकलना। किसका? सीमन का। देखो 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 कैसे होता है। लास्ट लास्ट बता, कितनी लंबी चल गई क्लास यार, बस थोड़ी देर की बात है। इजेकुलेशन, इजेकुलेशन देखो, स्पर्म आया, यहां पे बना, मैच्योर हुआ एपिडिडाइमिस में, ठीक है, वास्ट डिफरेंस में आया। वास्ट डिफरेंस में भी क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल होती है वास्ट डिफरेंस में भी, वो भी क्या है? उसको आगे मूव कराती है। आगे आगे कहां पे आ गया? यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल मिला दिया, सेमाइनल वेसिकल ने 60% भाग बनाया सीमन का। फिर उसके बाद क्या मिला दिया? 30% क्या मिला दिया? ये सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल फ्लूइड, फ्लूइड फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिला दिया, ये 30%। 1% रहा जो स्पर्म का योगदान है, स्पर्म का योगदान है एक 10%, सॉरी 10%। अब यहां पे देखो, इसमें भी कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसमें भी वास्ट डिफरेंस में भी स्मूथ मसल है, यहां पे भी स्मूथ मसल है, यहां पे भी स्मूथ मसल है। तो ये सारी चीजें, सेमाइनल वेसिकल में भी स्मूथ मसल है, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी स्मूथ मसल है, और वास्ट डिफरेंस में भी स्मूथ मसल है। ये सारी चीजें क्या करती है? उस सीमन को आगे बढ़ाती है कि भाई जाओ तुम बाहर निकलो, जाओ तुम बाहर निकलो। जब ये स्टिमुलेशन आता है तब इरेक्ट होता है पेनिस, तब ये सब निकलेंगे बाहर, मतलब कोशिश सारी, ये सारी चीजें उस आपकी सारी तरह से क्या बोलते हैं वो, सारी कायनात आपकी उसमें लग जाती है ना, तो आपको सबल बनाने में लग जाती है। तो ये क्या करती है? उस सीमन को इजेकुलेट करने में सब लगा देती है अपनी पावर। डिफरेंट डक्ट भी लगाएगी, सेमाइनल वेसिकल भी लगाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो स्मूथ मसल है वो भी लगाएगी, ठीक है। और आगे फिर ये सारा फोर्स जनरेट होता है, जनरेट होके यहां से बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रल ओरिफिस से क्या निकल गया? सीमन बाहर निकल गया। जब सीमन बाहर निकला तो इसी को क्या बोलते हैं? हम इजेकुलेशन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वेजाइना में डला हो, बाहर भी गिर सकता है, ठीक है ना। वेजाइना में डालने को इजेकुलेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ यहां से निकला, वो कहां भी गया हो हमें पता नहीं,
यूरेथ्रा से बाहर निकला, यूरेथ्रल ओरिफिस से, उसको मतलब हो गया इजेकुलेशन। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया अभी ये बन गया, एल्केलाइन प्रवृत्ति का होता है क्योंकि इसमें क्या मिला, सेमाइनल वेसिकल, वो एल्केलाइन होता है। एक इजेकुलेशन में, एक बार जो इजेकुलेशन होता है फ्रेंड, 2 से 4 ml सीमन निकलता है, 2 से 4 ml सीमन निकलता है, और 1 ml सीमन में 20 से नहीं 40 से 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। देख लो मेरे दोस्तों, 40 से 100 मिलियन। तो देखो एक बार सीमन जो निकलता है, एक बार जब सीमन इजेकुलेट होता है वो 2 से 4 ml के आसपास होता है, 5 भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। 1 ml में 40 से 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। तो 40 से 100 मिलियन स्पर्म निकलते हैं एक बार 1 ml इजेकुलेशन में। तो 2 से 4 में कितने हो गए, 80 से 200, 4 में कितने हो गए, 120 से 400, और 1 ml में ये वो तो, और मिलियन में कितने खरब अरबों करोड़ों स्पर्म निकलते हैं। एक एक अंडे को छेदने के लिए इतने सारे स्पर्म की लाइन लग जाती है, स्पर्म की, स्पर्म नहीं स्पर्म, इतने सारे स्पर्म जाते हैं उस महिला के से जो एक अंडा निकला उसको छेदने, फर्टिलाइज करने, इतने सारे स्पर्म जाते हैं फ्रेंड। अगर, क्योंकि देखो स्पर्म तो बन रहा है, स्पर्म कंटिन्यू बन रहे हैं, कहां पे, यहां पे टेस्टिज में। स्पर्म अगर इजेकुलेट नहीं हुए बाहर तो क्या होंगे, कुछ महीनों के बाद वो अपनी फर्टिलिटी खो देंगे, फर्टिलिटी खो देंगे। इसका मतलब निकाल दो, इजेकुलेट तो कर ही दो, वैसे भी फर्टिलिटी खो ही रहे हैं, अपनी फर्टिलिटी खो रहे हैं इजेकुलेट नहीं हुए तो। या फिर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन बाय एपिडिडाइमिस, वापिस एपिडिडाइमिस में आ जाएंगे। ये जो फर्टिलिटी खो दी, फिर एपिडिडाइमिस में आ गए, फिर एपिडिडाइमिस वापस मैच्योर कर देगा शायद इनको, ऐसा ही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे दोस्तों ये हो गए आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ नहीं कहूंगा मैं अब, ठीक है, कमेंट कर देना अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।